चलिए, तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि HTML में जो टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो टैग्स तो आप लोगों को पता है बच्चों क्या होता है। ठीक है, तो टैग्स में देखिए जो भी चीज हम एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं वो टैग होता है। जैसे अगर मैं इसके बीच में देखिए कुछ भी लिख दूं तो कुछ भी टैग नहीं हो जाएगा, लेकिन ये जो ब्राउजर होता है हमारा जैसे गूगल क्रोम, वो एंगल ब्रैकेट वाले को टैग समझता है और वो खोजता है कि उसकी टैग डिफिनीशन में क्या वो टैग है। अगर वो टैग होता है तो उसकी कोडिंग मिल जाती है, तो उसके हिसाब से वो ब्राउजर पे डिस्प्ले ले आता है, मतलब वेब पेज का आपका डिस्प्ले ले आता होगा। क्लियर समझ रहे हैं बात? लेकिन जैसे मैंने SFSDF लिख दिया तो ये कोई तो कोडिंग है ही नहीं, तो कोडिंग नहीं है तो क्या वो समझेगा? कोडिंग नहीं है तो वो उसका कोई मतलब नहीं समझेगा, तो कोई डिस्प्ले नहीं करेगा उसके हिसाब से। लेकिन एंगल ब्रैकेट वाले को प्रिंट नहीं करेगा, ये कंफर्म है। अब जैसे मैंने मैं इसको सेव कर रहा हूँ, जैसे सेव एज कर रहा हूँ, तो आपको बताया कि ये नोटपैड की फाइल पे हम लोग जनरली यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए इसका नाम विजया रख देता हूँ। ठीक है, और आपको बताया हूँ .html लिखना जरूरी है, तो .html लिख दिया। अब उसके बाद देखिए इसको हम लोग रहने देंगे, इसको कुछ छुएंगे नहीं। अब इसको हमने क्या किया, डेस्कटॉप, यहाँ देख लीजिए डेस्कटॉप है, और इसको सेव कर दिया। अब देखिए डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ये विजया नाम से कहीं पे अपीयर हो गया होगा। देखिए ये अपीयर हो गया, और देखिए गूगल क्रोम का ब्राउजर ही बना दिया। तो जो ब्राउजर आपके कंप्यूटर में वैसे आप उससे खोल सकते हैं। देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यहाँ पे, हम इससे भी खोल सकते हैं, हम गूगल क्रोम से भी खोल सकते हैं, दोनों से हमने ओपन कर लिया। अब देखिए ये विजया नाम का खुल गया, आप देख सकते हैं ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका नाम विजया है। देखिए ये यहाँ पे देखिए विजया.html आपको दिख रहा होगा। लेकिन क्या हो बच्चों, विजया.html नाम से खुला, लेकिन अभी कुछ भी डिस्प्ले इस पे नहीं है। क्यों डिस्प्ले नहीं है? क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है। तो सबसे पहले एक मैं आपको फॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है HTML का वो बताता हूँ। जैसे ये HTML हम लोग स्टार्ट करते हैं और HTML हम लोग इंड कर देते हैं, ये तो सबको मालूम है। और इसके अंदर जो है दो पार्ट्स में होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। तो हम लोग दोनों पार्ट को बना लेते हैं, पहले हेड बना लिया और फिर बॉडी ओपन करते हैं और फिर बॉडी को क्लोज कर देते हैं बच्चों। ठीक है, इतना सबको मालूम है। इसके बाद हम लोग हेड में जनरली टाइटल दे देते हैं, जैसे TITLE टाइटल हमने दिया। और ये किस स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं बना रहा हूँ उसका टाइटल दे दे रहा हूँ मैं। जैसे ये RN ने पहले क्वेश्चन पूछा है कि डिफरेंट टाइप के जो टैग्स होते हैं उनको कैटेगराइज करना है। तो हमारे यहाँ दो टाइप के डिफरेंट टाइप के टैग्स हैं, तो हम टाइप्स ऑफ टैग लिख दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको टाइटल को क्लोज कर दिए। अब टाइटल बच्चों हेड में ही होगा, इतना आप जानिएगा। अब हम इसको फिर से सेव करेंगे। ध्यान दीजिए, जब भी सेव करना हो तो आप फाइल में जाके सेव करिए या Ctrl+S करिए, दोनों एक ही चीज है। फिर आप जब यहाँ पे आएंगे और इसको या तो यहाँ से रिफ्रेश करिए या F5 से करिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, देखिए ये रिफ्रेश हो गया। रिफ्रेश हो गया क्या मतलब, अब ये जो है ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जहां पे विजया.html लिख के आ रहा था, वहां पे देखिए टाइप्स ऑफ टैग लिख के आ रहा है, ये देख रहे हैं आप। तो यानी टाइटल का क्या रोल है, टाइटल यहाँ पे आपका अपीयर हो गया। समझ गए? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, अब देखिए ये हो गया। अब हम नोटपैड खोल लेते हैं। अब हमारा जो मेन काम है उस पर रहते हैं। देखिए जैसे बच्चों अगर हमें एक एक दूसरा टैग मैं आज आपको बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा कि दिस इज ए वेब पेज डेवलप्ड बाय विजया, सपोज मैंने लिख दिया। ठीक, अब ये मैंने लिख दिया। अब ये देखिए मैं जब इसको फिर वही Ctrl+S से सेव कर दे रहा हूँ, शॉर्टकट Ctrl+S। अब मैं फाइल में जाके सेव नहीं करूंगा, Ctrl+S करूंगा और यहाँ जाके F5 प्रेस कर दूंगा। देखिए यहाँ पे लिख के आ गया, दिस इज ए वेब पेज डेवलप्ड बाय विजया, लिख के दिख रहा होगा आपको। अब देखिए ध्यान यस से, सर। अभी दो प्रकार के टैग होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए इसमें आप देखिए हर टैग को हमने बंद किया है। देखिए जैसे यहाँ HTML शुरू हुआ, ये HTML बंद हुआ। देखिए ये हेड शुरू हुआ, ये हेड बंद हुआ। ये टाइटल शुरू हुआ, टाइटल बंद हुआ। ये बॉडी शुरू हुआ और ये बॉडी बंद हुआ। ये आप ध्यान दे रहे हैं? तो इन टैग्स को हम कंटेनर टैग बोलते हैं। कंटेनर मतलब कोई अपने अंदर होल्ड करते ही है दूसरे टैग्स, दूसरे मटेरियल को, तो कंटेनर टैग्स हैं। और जिन टैग्स का ये क्लोजिंग नहीं होगा उनको हम एम्पटी टैग बोलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? जो टैग की यस ओपनिंग सर। यानी क्लोजिंग जरूरी है उसको हम कंटेनर बोलेंगे, और जिसकी क्लोजिंग जरूरी नहीं है उसको हम एम्पटी बोलेंगे। वो बिना क्लोजिंग के भी चल जाएंगे, लेकिन जो कंटेनर वाले हैं उनकी क्लोजिंग करनी बहुत जरूरी है। अब दूसरी चीज आपको बच्चों ये कंफ्यूजन हो रही होगी, एक चीज मैं आपको जब समझ रहा हूं जो मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे, कि देखिए ये हेड देखिए यहाँ शुरू हुआ और यहाँ बंद हो गया, और देखिए टाइटल इसके अंदर शुरू हुआ और इसके अंदर बंद हो गया। देख रहे हैं? तो बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होती है कि क्या सर टाइटल हम हेड के बाद बंद कर सकते हैं यहाँ पे? ध्यान दे रहे हैं? तो बच्चों ये एक तरह से ये ऐसे नहीं, इसको बोलते हैं प्रॉपर नेस्टिंग ऑफ टैग। ये हमारा क्या रूल है
कि जैसे आप समझिए कि आपके घर में, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि आपके घर में एक बाहर का दरवाजा है, फिर आप अंदर के कमरे में गए तो उसके अंदर का दरवाजा है, फिर उसके अंदर के कमरे में गए तो उसके अंदर का दरवाजा है। तो क्या सबसे अंदर वाले कमरे से आप बाहर आएंगे तो वो दरवाजा, अगर आप कहेंगे कि नहीं ये मैं बाद में बंद करूंगा, पहले वही ना पड़ेगा, जो पहले पड़ेगा वो पहले बंद होगा। समझ रहे हैं बात की नहीं? तो इसी यस तरीके से सर। आप यस खाली सर। कोरिलेट करिए, उसको खाली याद करने के लिए बता रहा हूं कि जब HTML के अंदर हेड में गए और हेड के अंदर जब टाइटल में चले गए, तो टाइटल से जब बाहर निकलेंगे तो पहले टाइटल बंद करना होगा, और फिर जब टाइटल से बाहर निकलेंगे तो फिर हेड, अगर आप हेड के अंदर और कुछ नहीं रखना चाहते तो हेड भी बंद कर दीजिए, और फिर आप हेड के बाहर आ गए तो आप फिर अब किसके अंदर हैं? आप HTML के अंदर हैं। तो अगर आप HTML के अंदर से भी बाहर आना चाहते हैं तब तो आपको HTML क्लोज को बाहर करना होगा, लेकिन आप HTML के अंदर से बाहर नहीं आना चाहते हैं, आप उसके बाद दूसरे टैग में घुसना चाहते हैं, तो फिर बॉडी ओपन किए आप, फिर उसके अंदर बॉडी में लिखे और फिर बॉडी क्लोज करके बाहर आके HTML से बाहर आ गए। कुछ कुछ मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं बात? यस यस सर। सर, समझ ये रहा है। एग्जाम में बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आता है, इसलिए आर्य ने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है कि इसमें ध्यान दीजिएगा कि क्या करता है वो एग्जाम में, कि जैसे टाइटल को हेड के बाहर बंद कर देगा, अब बोलेगा कि व्हाट इज द एरर, तो आपको बोलना होगा दिस इज द एरर ऑफ प्रॉपर नेस्टिंग। प्रॉपर नेस्टिंग का मतलब कि जो इनर टैग है वो बाहर आने के बाद इनर वाला पहले बंद होगा, आउट जो भी उसके आउटर है वो उसके बाद ही बंद होगा, मतलब आउटर वाला इनर के पहले नहीं बंद हो सकता, जैसे मैंने आपको दरवाजे का एग्जाम्पल दिया। दूसरी चीज बच्चों, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि आपका एम्पटी टैग क्या होता है, ध्यान दीजिए एम्पटी। अब मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चों मैं इसको दिस इज वेब पेज डेवलप्ड बाय विजया, मैं डेवलप्ड को नीचे कर दूं, अब देखिए डेवलप्ड नहीं, इसको मैं कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल एस मैं आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां से फाइल जाके सेव कर दे रहा हूं। कंट्रोल एस करने के बाद मैंने इस वाले वेब पेज पे चले गए जो हम लोग रन कर रहा था टाइप्स ऑफ टैग में, जो आपको अभी दिख रहा होगा ऊपर, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। अब इसको हम लोग रिफ्रेश कर लिए, देखिए कुछ नहीं हुआ, देख रहे हैं आप, ये रिफ्रेश हो रहा है, दिख रहा है यार, लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। बोलिए बच्चों, समझ में आ रहा है यस कि नहीं? सर। यस सर। लेकिन ये चेंज यस कब सर। होगा? यस सर। जब हम एक टैग यूज कर देंगे, देखिए यहाँ पे मैं बी आर टैग यूज कर ले रहा हूँ, जिसको बोलते हैं ब्रेक रूलर, जिसको पिछली बार मैंने आपको बताया था। अब मैं कंट्रोल एस करके इसको सेव कर देता हूँ पहले, और उसके बाद फिर मैं इस वेब पेज पे जाके F5 प्रेस कर, देखिए अब चेंज हो गया, देख रहे हैं कि नहीं? यस यस सर। ठीक है। अब यस सर। देखिए, हाँ अब इसमें एक चीज और आपको देखिए, बी आर का मतलब क्या है कि बी आर रो को ब्रेक करता है। इसी तरह के और भी टैग्स होते हैं, जैसे पैराग्राफ के लिए टैग होता है, HR टैग होता है हॉरिजॉन्टल रूलर के लिए, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं HR, जैसे यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ HR यूज कर दे रहा हूँ, HR, और फिर मैं कंट्रोल एस कर दे रहा हूँ, और फिर मैं इस पे चला गया और F5 कर दिया, देखिए क्या हो गया, यहाँ पे लाइन अपीयर हो गई, देख रहे हैं कहाँ लाइन अपीयर हो गई बच्चों? इन दो लाइंस के बीच में मैंने HR लाइन अपीयर करा दिया। तो ये ऐसे टैग हैं जिनको कि ये नहीं बताना कि कहां तक होना है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? इनको ये नहीं बताना कि कहां तक होना है, इसलिए उनको एक ही खाली यस सर। ओपनिंग की जरूरत है, क्लोजिंग की जरूरत नहीं है, इसलिए ये एम्पटी है, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों इसी में एक टैग मैं आपको और बता दे रहा हूं, ये दोनों आप ध्यान दे दीजिए कि ये एम्पटी है जिनकी क्लोजिंग की जरूरत नहीं है, और बाकी सब कंटेनर है। एक इंपॉर्टेंट कंटेनर मैं आपको और बता दे रहा हूं, देखिए यहां पे मैं आज, ठीक है, अभी ज्योति का भी नाम लिख दे रहा हूं, देखिए ज्योति, दिस इज पेज, दिस पेज इज लिख दे रहा हूं, दिस पेज इज डेवलप्ड बाय ज्योति सपोज, ठीक है। अब देखिए इसमें एक खास टैग मैं आपको बताता हूं आज, कौन सा जानते हैं? H1, जिसको बोलते हैं हेडिंग टैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, इसको बोलते हैं H1। H1 इज द हेडिंग टैग, अगर कहीं आप अपने नोट करना चाहें रफ में तो नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे जब हम HTML पढ़ेंगे तो हम बताएंगे ही, लेकिन अभी H1 आप नोट कर सकते हैं कि H1 इज द लार्जेस्ट हेडिंग टैग। अब देखिए मैं ये देखिए H1, इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूं, और इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको देखिए क्या करना है बच्चों, H1 को ही मैं इसको 6 बार कॉपी करता हूं, 5 बार, देख रहे हैं। अब इसको बदल देता हूं H2, क्योंकि जो हेडिंग टैग होते हैं वो H1 से H6 तक होते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि कितने हेडिंग टैग होते हैं, तो आपको बोलना है 6 हेडिंग टैग होते हैं, और सबसे बड़ा वाला कौन होता है? H1 वाला सबसे बड़ा वाला होता है, यही आपको याद रखना है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन में करते हैं 6 नंबर बड़ा है तो 6 वाले को बड़ा कर देते हैं, तो आपको याद रखना है H1 वाला बड़ा होता है, ठीक है। ये हो गया 5, ये हो गया 5,
ये हो गया 6 और ये हो गया 6। अब देखिए मैं इसको कंट्रोल एस करूं या फाइल में जाके सेव कर दूं, और फिर यहाँ पे देखिए मैं इसको आके रिफ्रेश कर रहा हूँ F5। देखिए अंतर पता चला आपको? ये जो है सबसे पहला वाला था, ध्यान से देखिएगा, यस सर। ये कोडिंग देखिए, Yes, sir. सबसे पहला वाला ये है, फिर देखिए जो छोटा होता चला गया, देख रहे हैं, और H6 में आप देखिए एकदम स्मॉलेस्ट है। तो इस तरीके के मतलब कि इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि बच्चों हम लोग कुछ भी करना चाहें तो HTML का जब वेब पेज बनाना है, समझ लीजिए कि कोई भी वेबसाइट बनानी है तो उसमें जो भी काम करना है, यानी कि अपीयरेंस या कलर करना है, कुछ भी करना है, जैसे मैं आपको सर हाँ बोलिए। सर H6 डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे H1 हाँ H2 हाँ H2 बिल्कुल बिल्कुल, H3 देखिए H4 मैं 5 आपको दिखा रहा हूँ, लिखे तो कोई डायरेक्ट जरूरत H6 लिख सकते हैं। जरूरत जैसी हो वैसा काम करेंगे। देखिए मैं आप पूरा वही हटा सर दे रहा वही। हूँ, हाँ जैसा जरूरत वैसा ही। देखिए कंट्रोल एस किया और पूरा हटा दिया, और खाली F5 किया, देखिए खाली H6 आ गया। तो बच्चों यस जैसा जैसा जरूरत है, कोई जरूरी नहीं कि हम ये करने के लिए मजबूरी है हमारी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अभी इसमें बहुत कुछ है बच्चों, इसमें करने लगेंगे तो आपको बहुत मजा आएगी और बहुत टाइम भी लेगा भी। लेकिन अभी वही है कि अभी बच्चों लोगों का सेकंड चैप्टर थोड़ा सा बचा है, तो अभी हम इतना ही रहने दे रहे हैं इसका टैग वाला। फिर अब हम लोग वापस से चैप्टर सेकंड पे आते हैं, पहले उसको कवर करते हैं, ठीक है। Yes, sir. हाँ इसको यस सर। ओके। तो अब इसमें मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ। अब हम लोग सेकंड चैप्टर वाला चीज ओपन कर ले रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। हाँ तो हम लोग बच्चों इसमें कहाँ थे मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको पूरा दिख रहा होगा पेज। Yes. यस सर। हाँ ये सेकंड चैप्टर वाला पेज है, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे हम लोग। ये हैं देखिए हम लोग ये वेब सर्विसेज आ गए, और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज होगी, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ। ये रिमोट लॉगिन, इसके पहले हम लोग कल FTP सर्वर के बारे में, अपलोडिंग फाइल डाउनलोडिंग फाइल के बारे में पढ़े थे। तो आपको ये ध्यान देना है कि अपलोडिंग का मतलब क्या होता है, जब हमारे कंप्यूटर से इंटरनेट के सर्वर पे कोई चीज जाती है तो उसको अपलोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपलोडिंग। और जब इंटरनेट के सर्वर से हमारे कंप्यूटर पे कोई चीज आती है तो उसको क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग। हाँ तो इसको बस ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता है कई बार। अब हम लोग की अगली हेडिंग होगी रिमोट लॉगिन। तो बच्चों ये रिमोट लॉगिन जो है इसका क्या मतलब होता है, पहले सबसे पहले इसको समझना है। अब जो लिखने वाला जो चीज होगा मैं आपको अंडरलाइन कर दूंगा, उसको लिख लीजिएगा। तो रिमोट लॉगिन का मतलब होता है बच्चों, जब हम अपने सिस्टम पे रहते हुए किसी अदर के सिस्टम पे लॉगिन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिमोट लॉगिन। ठीक है, अपने सिस्टम पे रहते हुए किसी दूसरे के सिस्टम पे अगर हमें लॉगिन करना हो, समझिए ध्यान से, उस दूसरे के सिस्टम पे, तो उसको बोलते हैं रिमोट लॉगिन। तो इसमें बताया गया है, the previous section talk about it file transfer protocol FTP. In this section we shall talk about the some more protocols such as SFTP, SSH and SCP and Telnet. तो आप बोलेंगे सर ये प्रोटोकॉल्स क्या हैं? तो प्रोटोकॉल्स मैंने आपको बताया कि प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स एंड द रेगुलेशन। तो रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं? तो जैसे बच्चों ये हम लोग अभी जो आपका क्लास 10 का जो सिलेबस है, इट इज बेसिकली फोकस्ड ऑन द नेटवर्क। और नेटवर्क्स में जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हाउ द डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ओवर द नेटवर्क, तो इसके लिए मैंने आपको TCP IP प्रोटोकॉल का एग्जांपल दिया था, आपको याद है? तो TCP Yes, IP sir. में मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे कि इसका एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मान लीजिए एक बहुत बड़ी हमारे पास क्लास है और मैं उसको किसी, आप लोग यहाँ स्कूल में आते थे, क्लास में अगर पूरी की पूरी क्लास को मैं कह दूं कॉरिडोर से चले जाओ और नीचे के फ्लोर पे ट्रांसफर हो जाओ, तो क्या पूरी क्लास एक साथ एक ही स्टेज का यूज करके नीचे चली जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा। तो हम लोग क्या No, करते sir. हैं, उसको लाइन लगवाते हैं, रोल नंबर के हिसाब से बच्चों को भेजते हैं। आप लोग देखे होंगे कई बार रोल नंबर के हिसाब से बच्चों को भेजते हैं, जिससे कि सही सही बच्चे पहुंच जाएं। और दूसरी चीज क्या देखते हैं कि जिस रूम में बच्चे पहुंच रहे हैं उसी रूम में जाएं। समझ रहे हैं कि नहीं? उसी रूम में जाना जरूरी है। तो वहां पे भी एक आदमी रहेगा या कोई टीचर रहेंगे कि भाई हमने यहाँ से 50 बच्चे भेजे तो वहां 50 आने चाहिए। ये नहीं कि आधे चले गए फील्ड में और आधे चले गए इधर कैंटीन में और आधे गायब हो गए, तो भाई क्लास कैसे चलेगी दूसरी वाली? समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसी चीज का यस सर। कॉन्सेप्ट, इसको याद करने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में मत लिख दीजिएगा। ये क्या हो रहा है कि एक बड़े डाटा को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे रहे हैं, इसको बोलते हैं पैकेट्स। और ये जो उस पे जो नंबर लगता है उसको हम यहाँ पे कोरिलेट कर रहे हैं रोल नंबर से। ठीक है, तो जब दूसरे क्लास में, यानी कि नेटवर्क पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, मतलब इंटरनेट ही समझिए कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है, तो जो दूसरे कंप्यूटर पे जो डेटा आ रहा है वो पूरा आएगा तभी तो खुलेगा, यानी पूरा आएगा तभी तो वो चलेगा। इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे व्हाट्सएप आप देखते हैं ग्रीन कलर का गोला घूमता है, फिर आप देखते हैं पूरा गोला, जैसे ही पूरा गोला घूमता है वैसे ही आपका फाइल ओपन हो जाता है। लेकिन ये कई बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे पूरा गोला घूमा लेकिन पूरा नहीं घूमा और उस कारण से गोला गोला घूमने लग गया, फिर खुलता ही नहीं। देखेंगे नहीं?
तो वो गोला गोला क्यों Yes, घूमता sir. रहता है? Yes. क्योंकि वो पूरी तरह फाइल डाउनलोड ही नहीं हुई, तो वो खुलेगी कैसे? तो उसका कोई पैकेट मिसिंग हो गया, फिर वो उसको रीसेंड के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, रीसेंड होता है जहां से आया था, फिर उसको देखता है कि क्या वो आ गया, जब वो आ जाता है तो खुल जाता है। तो इसी तरीके से ये जो है प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। तो आपका जैसे हम लोग होते हैं, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग एज ए ट्रैफिक में चलते हैं कि नहीं, हमारे रूल रेगुलेशन बने हुए हैं कि कैसे हमको चलना है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, फॉलो करना है, तो ताकि हमारा कोलिजन ना हो, ताकि हम मतलब हमारा रूट हमारा सही रहे, हमारा रूट ना हम वो हो जाए, ठीक है। उसी तरीके से Yes, sir. जब नेटवर्क की बात आती है तो पूरे नेटवर्क पे समझ लीजिए पूरे वर्ल्ड में बहुत सारा डेटा इस समय ट्रेवल कर रहा है, आपको पता ही है, इस समय तो ऑनलाइन क्लास भी हम लोग ले रहे हैं। तो ये डेटा को एक जगह से दूसरे जगह तक अच्छे तरीके से पहुंचने के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, उसके लिए ये सारे प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, समझ में आया। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस भी हैं, वो डिवाइसेस हम लोग आगे के क्लास में कभी पढ़ेगा तो हम उसको डिस्कस भी करेंगे आपके साथ। तो अभी हम लोग इसके आगे चलते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज है टेलनेट। तो टेलनेट में क्या होता है, देखिए, टेलनेट इज एन ओल्डर internet utility that lets you log on to the remote computer system. Basically, a telnet program gives you a character based terminal window on another system. You get a login prompt on that system. You are permitted access. You can work on that system just as you work if you were sitting next to it. मतलब अगर नेटवर्क सिस्टम पे हैं, आप कहीं नेटवर्क पे बैठे हुए हैं, तो आपको दूसरे सिस्टम पे अगर काम करना है तो ये टेलनेट कमांड, पहले जमाने में ज्यादा काम होता था इस पे, क्योंकि जब वहां कमांड वाले विंडो होते थे, केवल ग्राफिक्स नहीं होता था, तो उसमें टेलनेट कमांड हम देते थे और विंडो का नाम, और उस विंडो पे हम लॉगिन कर जाते थे, और फिर हम उस वाले विंडो पे, मतलब कि अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए दूसरे के कंप्यूटर की स्क्रीन हमको मिल जाती थी, और वहां पे हम वर्क कर सकते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझना है बच्चों, एग्जाम में पूछता है कि रिमोट लॉगिन क्या होता है, बस ये एग्जाम में पूछता ही जान ली। तो रिमोट लॉगिन आपको पता होना चाहिए क्या होता है और इसके लिए कौन सा कमांड होता है। तो रिमोट लॉगिन में होता है ये कि हम अपने नेटवर्क पे रहते हुए अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जब लॉगिन करते हैं तो इसको रिमोट लॉगिन बोलते हैं, और इसके लिए टेलनेट कमांड यूज होता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिए, एक चीज इसमें लिख लीजिए, इसके ये वाला डेफिनेशन, टेलनेट इज एन इंटरनेट यूटिलिटीज that lets you log on to remote computer system. तो आपको दोनों डेफिनेशन याद हो जाएगी। Telnet is an internet utility that lets you log on to remote computer system. सर जितना आप अंडरलाइन कर रहे हैं उसको कॉपी में राइट डाउन करना है ना। हाँ, इसको राइट डाउन Note कर लीजिए, जो ये बता रहा हूँ टेलनेट वाला, ये टेलनेट वाला इंपॉर्टेंट है। हाँ, Okay, sir. अब इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा, इतना लिखिए, छोटा ही छोटा लिखवा रहा हूँ क्योंकि बुक तो आप लोगों के पास होगी, और जिसके पास नहीं है वो हमको पीडीएफ हमसे मांग लेगा, लेकिन लिखने वाला मैटर जो है बच्चों इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में रिवीजन के लिए आपको बहुत जरूरत होती है, इसलिए मैं इस पे भेज रहा हूँ। अब देखिए, ट्रेडिशनली टेलनेट हैज बीन यूज्ड बाय पीपल हु हैव लॉग इन ऑन रिमोट सिस्टम एंड वांट टू डू सीरियस वर्क देयर, बट Telnet has additional uses that are more relevant to people who are exploring the internet. Notably, you can use the Telnet to connect the thousands of catalog at libraries around the world. These capabilities is wonderful for anyone doing serious research. Imagine being able to find out which book in your particular discipline are available at the number of specialty libraries and remote location, all while you plug अवे एट योर डेस्क। मतलब बता रहा है कि जो लोग रिसर्चर्स होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, जो जैसे ये बुक का एग्जांपल लिया कि पूरे अराउंड द वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कौन सी बुक किस किस लोकेशन पे एक्सेस हो रही है, वो इसको यहाँ से मिल जाता है। तो इतना हो गया सबका, लिख लिए सब लोग? Yes. ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा Yes, sir. इसमें जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको शॉर्ट में बता दिया। क्वेश्चन इसमें यही आता है कि क्या होता है रिमोट लॉगिन और उसके लिए कौन सा कमांड यूज होता है। अब इसके बाद अगला है कि हाउ टेलनेट वर्क्स। तो इसमें क्या दिखा हुआ देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूं उसको, पहले इसको समझ लीजिए। द कंप्यूटर थ्रू विच यू वांट टू कनेक्ट टू द रिमोट सर्वर, इट इज अ क्लाइंट कंप्यूटर। तो ये आपको पता ही है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर पर बैठेंगे और किसी कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपका कंप्यूटर हमेशा क्लाइंट रहेगा, ठीक है। और अगर भाई जब हमें कोई चीज सर्विस चाहिए तो हम क्लाइंट हैं, और जब हम सर्वर हो जाए, मतलब हम सर्विस देने लगेंगे जिस दिन, हम सर्वर हो जाएंगे। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हम सर्वर हैं और आप क्लाइंट हैं, लेकिन हम कहें भाई अब तुम हमको बताओ ज्योति, चलो हमको पढ़ा दो कोई चीज, तो आप तुम सर्वर हो, हम क्लाइंट हैं। तो जो जिधर से डेटा आ रहा है वो सर्वर हो गया और जो डेटा ले रहा है वो क्लाइंट हो गया। तो इस तरीके से हमारा काम चलता है। तो इसमें बता रहा है कि टू कनेक्ट टू रिमोट सर्वर वाया टेलनेट
फॉलोइंग प्रोसेस हैपेंस। तो रिमोट सर्वर से अगर हम टेलनेट कमांड के थ्रू किसी पे लॉगिन करते हैं तो हमें क्या होता है वहां पे, तो ये देखिए, यूजिंग टेलनेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर, मतलब आपके कंप्यूटर पे टेलनेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर होगा ऑन योर कंप्यूटर, द टेलनेट क्लाइंट यू कंप्यूटर मेक्स द कनेक्शन टू द टेलनेट सर्वर ओवर द इंटरनेट, और उसके लिए टीसीपी आईपी का वो हेल्प लेगा। तो जिस सर्वर से हमको काम करना है उससे वो अपने किससे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होगा और वो आपको लॉगिन प्रोवाइड करेगा। Once your telnet client establish a connection to the remote host, your client become a virtual terminal, allowing you to communicate with the remote host from your computer. तो यही बता रहा है ये कि जैसा ही आप कनेक्ट हो जाएंगे वैसे ही आपका कंप्यूटर वर्चुअली वो वाला हो जाएगा जहां पे आप काम करना चाहते हैं, और वो उस होस्ट कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने लगेगा। Now you can type telnet based access command on the telnet client computer, which are then sent to the remote telnet server and the telnet server acts accordingly. तो आप अपने क्लाइंट कंप्यूटर पर टेलनेट वाला कमांड लिखेंगे और वो क्या करेगा, उसको रिमोट टेलनेट सर्वर पे भेज देगा और आप टेलनेट पे वर्क करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इन मोस्ट केसेस यू विल नीड टू लॉग इन टू द रिमोट होस्ट which requires that you have an account on that system. Occasionally you can log on the guest or public without having an account. मतलब कि अगर आप किसी दूसरे कंप्यूटर पर जब लॉगिन कर रहे हैं तो आपको उस कंप्यूटर का अकाउंट होना चाहिए आपके पास। जैसे कि नहीं, टेलनेट के थ्रू भी लॉगिन कर रहे हैं तो अगर अकाउंट ही नहीं हुआ तो कैसे करेंगे। तो आप जानते हैं कि दूसरे कंप्यूटर पर जब जाते हैं और उसका पासवर्ड आपके पास नहीं होता है तो आप गेस्ट वाला यूज करते हैं ना, जिसमें पासवर्ड नहीं मांगता है। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? समझ रहे हैं? Yes, sir. दूसरे कंप्यूटर पर जब जाते हैं आपका एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं है तो गेस्ट पे लॉगिन करते हैं। तो उसी तरीके से हम इस पे Yes, sir. गेस्ट पे लॉगिन करेंगे। तो ये बच्चों इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप समझ लीजिए। अगर इसमें कुछ आप लिख सकते हैं तो अपने से लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम आते हैं अगले वाले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है SSH। SSH इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसको आपको मेंशन करना है अपनी कॉपी पे। ये सिक्योर सेल है, सिक्योर सेल प्रोटोकॉल। इसका क्या मतलब होता है जानते हैं? तो इसमें जब हमारा कोई बहुत सेंसिटिव डेटा एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है तो इस सिक्योर सेल प्रोटोकॉल को यूज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये लिखिए इसमें कि SSH secure cell is a remote login protocol that logs into the remote machine via the cell where all the data between the client और server are encrypted। यही आपको ध्यान देना है कि जब हमारा रिमोट लॉगिन होता है किसी भी कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पे, तो इसमें जो है SSH काम करता है और ये जो होता है सिक्योर सेल इस पूरे डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट का मतलब लोग जानते हैं कि नहीं? मतलब दूसरे लैंग्वेज में कोड। Yes, sir. Lock. हाँ, लॉक। तो वो डिकोड नहीं होगा। वो डिकोड कब होगा? जब दूसरे एंड पे जो पहुंचेगा तभी वो अलाउ। और बीच में कोई हैकर क्रैकर उसको चुरा लिया तो क्या होगा? उसको वो समझ में नहीं आएगा। जानते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड को क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी। इस पे पूरे कोर्सेज भी होते हैं। इंक्रिप्शन कैसे होता है, जब एक डेटा दूसरे जगह तक नेटवर्क पे ट्रेवल करता है तो कैसे हम उसको इंक्रिप्ट कर देते हैं, इसकी पूरी कोर्सेज होते हैं। तो ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो इसको लिख लिया सब लोग? बोलिए। Yes, sir. ठीक है, अब इसको मैं देख ले रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है आपकी, इसको आपको लिखना था बच्चों। अब इसमें क्या लिखा है? SSH ये टेलनेट लाइक प्रोटोकॉल, ये टेलनेट की तरह ही एक प्रोटोकॉल है। लाइक इन फंक्शनलिटी में टेलनेट की तरह ही है, बट इट इज ए सिक्योर प्रोटोकॉल कंपेयर टू टेलनेट। काम टेलनेट की तरह करता है लेकिन ये टेलनेट से ज्यादा सिक्योर है। Secure cell is also a protocol for remotely logging into the machine via the cell where all data between the client and server is encrypted। मतलब ये भी टेलनेट की तरह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए यूज होता है जहां पे डेटा जो होता है वो इंक्रिप्टेड होता है। The SSH protocol ensures security cell using other protocol like SCP and SFTP। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या कर रहा है? SSH प्रोटोकॉल सिक्योरिटी को और इंश्योर करता है ये दो प्रोटोकॉल से, SCP एंड SFTP। उसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये दो प्रोटोकॉल का यूज और करता है जिससे कि हमारा डेटा बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाता है। इतना सब बच्चों को आया समझ में? बताइए। Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. अब देखिए ये कैसे काम करता है। हमारे पास अभी समय है बच्चों 5-10 मिनट, तो पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। बच्चों इसको समझना है, इसको याद नहीं करना है। जो याद करने वाले डेफिनेशन है उसको मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको, लेकिन ये चीज समझ के लिखना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी प्रोसेसिंग क्या हो रही है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है बच्चों? देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग SSH। क्या जरूरत है SSH को हमें यूज करने की? तो द ट्रेडिशनल इंटरनेट प्रोटोकॉल लाइक टेलनेट, FTP, इवन
ईमेल ऑल्सो आर नॉट सिक्योर। तो आप जानते हैं कि इस समय जो है हैकिंग क्रैकिंग काफी ज्यादा हो रही है, सभी लोग देख रहे हैं, रोज पेपर में न्यूज आती है कि ये हैक हो गया, कैक हो गया। अभी तो आप देखे होंगे कि एक तो एटीएम वाला भी वर्क हुआ है, देखे होंगे। तो उसमें भी आपने देखा कि यस इससे सर। हमारी, हाँ, बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या होता है, जितना भी पैसे का ट्रांजेक्शन करते हैं या सिक्योर इन्फॉर्मेशन का ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको हमें सेफ रखना बहुत जरूरी हो गया है इस समय। तो इसलिए जो ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल थे हमारे, जैसे टेलनेट है, एफटीपी है, ईमेल है, जो कि सिक्योर नहीं है, उनकी जगह पे हम मतलब जो अनइनक्रिप्टेड डाटा एक जगह से दूसरे, अभी तो आपका व्हाट्सएप भी इंक्रिप्टेड हो गया, देखते हैं कि नहीं, लिखता है व्हाट्सएप इज नाउ इंक्रिप्टेड, कोई देखा है? तो Yes, उसी, sir. यस सर। हाँ, तो उसी तरीके से अब जो है अनइनक्रिप्टेड वालों को यूज जल्दी नहीं कर रहे हैं। और एक चीज और बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है कि दैट इज दीज शेयर द डाटा इंफॉर्मेशन इन अनइनक्रिप्टेड फॉर्म ओवर द इंटरनेट व्हिच कैन इजीली बी एवर्स ड्रॉप्ड। देख रहे हैं, ये एवर्स ड्रॉप्ड एक वर्ड यूज किया इसने। इसका मैं मतलब आपको बताता रहा हूं क्या होता है। एवर्स ड्रॉप्ड का मतलब होता है कि चोरी छुपे सुनना, एक तरह से लिसनिंग, हाइडली लिसनिंग। मतलब अगर आप, लिसनिंग का मतलब यहाँ क्या है कि जैसे अगर हम दो लोग बात कर रहे हैं, बहुत ही सिक्योर बात कर रहे हैं, और कोई चोरी से सुन लिया उसको और हम लोग को पता नहीं चला, तो इवेस ड्रॉप्ड हो गया। तो उसी तरीके से जब डेटा ओवर द नेटवर्क एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर हो रहा है और उसको कोई चुरा लिया, यानी उसको कोई जान गया और हमको पता नहीं चला, तो वो इवेस ड्रॉप्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? बोलिए। तो Yes, sir. यस सर। हाँ, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, विद द ट्रेडिशनल टेलनेट प्रोटोकॉल। तो आप जो बच्चों इसमें ये वाली जो चीज है मैंने जो यहाँ पे अंडरलाइन किया है, इसको आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। विद द ट्रेडिशनल टेलनेट प्रोटोकॉल the information that is exchanged between the client computer and the server is not sent directly to the machine. It is routed through the several machines to get there. इसका क्या मतलब? इसका मतलब बता रहा है बच्चों कि ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल जितने थे, उसमें जब भी हम कोई डेटा एक मशीन से दूसरे मशीन में भेजते थे, तो वो डायरेक्ट एक मशीन से दूसरे मशीन पर नहीं जाता था, वो कई रास्ते से होके जाता था। कई कंप्यूटर बीच में पड़ते रहेंगे, कई डिवाइसेस बीच में पड़ती रही होंगी, तो वहां पे वो क्या हो सकता था, चोरी हो सकता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, So sir. you can understand it like Yes, if sir. you are traveling to a destination, then rather than taking one road directly to destination, you use the several connected road to reach destination. ये तो मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि अगर आप यहाँ से अगर मान लीजिए मुंबई की फ्लाइट लेते हैं, तो कभी कभी तो सीधा फ्लाइट लेता है, वो देखिए आप जो सीधा जाता है वो कम मिलेगा आपको, डिफरेंट डिफरेंट घुमा के ले जाएगा, दिल्ली ले जाएगा, फिर यहाँ से दूसरी जगह ले जाएगा, देखते हैं कि नहीं? तो Yes, वो sir. वही चीज ये बता रहा है कि वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से होके आपको मेन डेस्टिनेशन ले जाएगा, जो कि जो ठीक नहीं है डेटा डेटा के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस वे ऑफ डेटा ट्रेवलिंग इज नॉट सेफ। Anyone can easily see what you are sending because your data is unencrypted. Just like an open highway, you are visible to all. मतलब कोई भी डेटा जहां जहां से जा रहा है, कोई भी उसको देख सकता है। जितने भी रास्ते में जितने भी कंप्यूटर पड़ेंगे, रास्ते में जितने डिवाइसेस पड़ेंगे, सब उसको देख रहे हैं। तो आपका डेटा कहीं भी लीक हो सकता है, कोई भी उसको चुरा सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया एकदम क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, इसको समझते हुए चलना है बच्चों। अब इसमें क्या है, देखिए ज्यादा उसमें बस खाली आपको ये समझना है कि हम क्या क्या कह रहे हैं। अगर आपको कहीं इंपॉर्टेंट लगे तो उसको नोट भी कर लीजिए। अब देखिए इसमें लगा हुआ है, नाउ व्हाट डज इट मीन? सिंस योर डाटा इज अनइनक्रिप्टेड, अनइनक्रिप्टेड मतलब कोई कोडिंग नहीं है, इट इज अनसिक्योर एंड हेंस एनी हैकर कैन इजीली ग्रैब योर डाटा सच एज यूजर नेम एंड पासवर्ड, अदर डाटा शेयर्ड एक्सेट्रा। तो कोई भी हैकर जो है आपके डेटा को चुरा सकता है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट डाटा तो यूजर आईडी पासवर्ड ही है। आपका सारा कुछ तो ईमेल से ही हो रहा है, यहाँ तक कि बैंक स्टेटमेंट भी ईमेल पे आ रहा है, देखते हैं कि नहीं? मोबाइल भी आपका ईमेल से ही है, सारा डाटा आपका ईमेल Yes, से ही है। sir. और ईमेल यूजर आईडी पासवर्ड हो गया तो आपका सब कुछ, फेसबुक का भी लॉगिन ओपन हो जाएगा। अब देखिए अब क्या कह रहा है, तो बट इफ यू यूज SSH, लेकिन अगर आप SSH का यूज कर रहे हैं, इट इज सिक्योर योर डाटा बाय क्रिएटिंग ए सिक्योर कनेक्शन विद एनक्रिप्टेड डाटा। दिस इंश्योर्स दैट ओनली द क्लाइंट एंड द सर्वर विल हैव एक्सेस टू एक्चुअल डाटा। मतलब कि जब अगर आप SSH यूज कर रहे हैं, तो आपको केवल क्लाइंट और केवल सर्वर ही उस डेटा को देख पाएगा, बाकी जो लोग रास्ते में पड़ेंगे उनको कोई को डाटा नहीं दिखेगा। तो इसके लिए बच्चों देखिए, ये पाइप की तरह एक शेप बनाया है, ये बता रहा है कि डेटा ट्रेवल ओवर द सिक्योर कनेक्शन इनक्रिप्टेड। मतलब ये डेटा अंदर से जा रहा है, बाहरी लोग इसको नहीं देख पाएंगे, केवल SSH क्लाइंट और SSH सर्वर ही देख पाएगा। तो अगर आप पिक्चर बनाना चाहें अपनी कॉपी पर, इसको बना सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. देखिए जो दो प्रोटोकॉल्स की बात की है हम लोग, ये दोनों को थोड़ा सा आज पढ़ ले रहे हैं। दो प्रोटोकॉल्स की जो हम लोग बात किए थे, वो यही दोनों हैं जो SSH के साथ काम करते हैं। एक है सिक्योर कॉपी,
इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, सिक्योर कॉपी। तो देयर आर द प्रोटोकॉल दैट अलाउ यू टू कॉपी फाइल्स बिटवीन टू सर्वर्स और टू कनेक्टेड मशीन ओवर द इंटरनेट। SCP इज ए सिक्योर कॉपी इज वन सच प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, the SCP protocol allows you to transmit file from one machine to another machine over the internet with an encrypted benefit of SSH। बस इतना लिख लेना है, ये वाला लाइन आप लिख लीजिए यहाँ से। The SSH protocol allows you to transmit file over one machine to another over internet with the encryption benefit of SSH। ठीक है, मतलब ये SSH के साथ काम करता है और सिक्योर कॉपी उसी के सपोर्टिव काम करता है। ठीक है, most SSH client is includes SCP capabilities. It offers own set of commands option from the secure copying file across two connection machine over the internet। तो ये क्या करता है, आपके डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के काम में करता है। अब अगला है SFTP, सिक्योर FTP। तो जैसे आप जानते हैं कि FTP क्या था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल था, उसी में सिक्योर जोड़ दिया है, तो ये सिक्योर FTP हो गया है। तो SFTP is a file transfer protocol but security contrary to unsecure FTP। तो इसमें आप लिख लीजिए वही चीज है, बस सिक्योरिटी जुड़ गई है इसमें। ध्यान से बच्चों, एक मिनट और रुकिएगा, हम इसको लिखवा दें। FTP file transfer protocol is not a secure protocol and the data traveling over the FTP are not protected during this session। मतलब कि जब FTP पे हम डेटा भेजते थे तो वो सिक्योर नहीं होता था। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ सिक्योर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफर एंड इट इंश्योर्स सिक्योरिटी ऑफ द डेटाबेस ऑन द सिक्योर सेल प्रोटोकॉल। इतना आपको लिख लेना है बच्चों। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो बताइए। मैं सर हो गया, आ गया समझ में सबको बच्चों? Yes, ठीक है? sir. Yes, sir. हाँ, तो बच्चों Yes, अभी sir. हम लोग का समय भी अब खत्म हो रहा है, तो इसमें आप ये लिख लीजिएगा, SFTP इंश्योर डाटा सेफ्टी बाय टेकिंग दिस मेजरमेंट। कैसे कैसे लिखता है, SFTP requires that the client user must be authorized by the server and the data transfer must be take place over a secure channel। तो SFTP क्या होता है, SSH के थ्रू ही डेटा ट्रांसफर करेगा, अदरवाइज ये करेगा ही नहीं। All data is encrypted before being sent to the across the network और SFTP encrypt both commands and data provided effectively protection against the common network security risk। मतलब ये दो तीनों मिलके आपके डेटा को तो पूरी तरह सिक्योर करते हैं। तो समझ लीजिए जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है आजकल इसी के थ्रू हो रही है। ठीक है, हो गया इतना सबका बच्चों? Yes, sir. एक बार स्नैप ले लीजिए, Yes, जिसका sir. नहीं हुआ है मान लीजिए छूट जाए तो। ठीक है, सर हाँ बोलिए। अरे सर, अच्छा जो इसमें सिक्योरिटी हुआ है पिछले वाले चैप्टर में HTTP वाला था ना? हाँ, HTTP, वो HTTP क्या होता है बच्चों की, जब हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक मिनट हम लेंगे आपका बता दें। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट मतलब होता है नॉर्मल लिखा हुआ चीज, हाइपर का मतलब होता है इसमें ऑडियो वीडियो एनिमेशन आ गया, और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर का मतलब कि जब एक जगह से दूसरे जगह तक हम इस तरह की चीज को भेजते हैं, प्रोटोकॉल का मतलब रूल, तो HTTP था। तो उसी में ये जो आप बता रहे हैं, ये जो सिक्योर HTTP है, तो ये क्या करता है, ये उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बस वही Yes, Yes, sir. हाँ, तो वही आपका वहां पे रेड कलर का क्रॉस हो जाता है, वो सिक्योर हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसके बाद हम लोग का थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा इस चैप्टर में। वेब सर्विसेज आ गई, जैसे चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इस तरह की हम लोग बात करेंगे, तो ये अब अगले क्लास में हो पाएगा। इतना आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इस पे हम कुछ आपको होमवर्क भी भेज देंगे, उसको आप लोग आज कर लीजिएगा। ओके, Yes, sir. ठीक है, तो आज की Yes, क्लास sir. ओवर करते हैं।